हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने स्टार्ट की थी बिहार प्राइमरी टीचर की प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें से आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है। ठीक है, तो आप सब लोग कैसे हो? ठीक हो? चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, राम, मोहन एवं सोहन ने एक थैले में 475 गोलियों को आपस में समान रूप में बांटा है। यानी एक थैले में 475 गोलियां हैं, जिसमें से राम, मोहन और सोहन ने इनको बराबर बराबर भागों में बांट लिया है। थैले में कितनी गोलियां शेष हैं? जैसे कि एग्जाम्पल लें हम छोटा सा, कि मान लो हमने आप लोगों को 100 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए। अब हमने ये कहा कि आप लोग तीन लोग हो और तीनों में आपस में 100 रुपये को बांट लो। तो अब ये बताओ, अगर 100 रुपये को 3 लोगों में बांटा जाएगा तो कितने रुपए पड़ेंगे एक व्यक्ति को? जल्दी बताओ। 33 रुपये पड़ेंगे। एक व्यक्ति को कितना पड़ेगा? 33 रुपये। और जिसमें से 1 रुपये शेष बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जैसे एग्जाम्पल लें, जैसे हमने कहा कि इस 100 रुपये को 3 लोगों में बांटना है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, और 1 रुपये ये शेष बच गया। क्या बच गया? 1 रुपये ये शेष बच गया। बचा कि नहीं बचा? यानी बराबर 33 रुपये हो गया। तो बस सेम कंडीशन हमें इसी में अप्लाई करनी है। क्या करनी है? सेम कंडीशन हमें इसमें अप्लाई करनी है। कह रहे 475 गोलियां हैं, जिसमें से राम, मोहन और सोहन तीनों में बराबर बराबर बांट दी गई हैं। तो कितनी गोलियां बचेंगी? तो देखो, 475 है, 475 को 3 लोगों में बांटना है। 3 एकम 3, ठीक है, 3 बचे 15 और 2 बचा 3 8 24, यानी 158। उसने ये नहीं पूछा है कि कितनी गोलियां उनके पास में पड़ेंगी, उसने ये पूछा है कि कितनी गोलियां बच जाएंगी थैले में। यानी 158 तो तीनों लोगों को मिल जाएंगे, और बाद में देखो 3 8 24, 1 बच गई, तो कितना बचा? 1 गोली उसके पास उस थैले में बची रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहे 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 520 रुपए है। 195 रुपए में कह रहा कितने किलोग्राम सेब आएगा? याद रखना, अगर ये पूछ लेता कि कितने इतने किलोग्राम, अब यही दे देता कि 10 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। किसका पूछ रहा है? 10 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। अभी हमसे पूछा है कि 195 रुपए में कितने सेब आएंगे। तो जो पूछे हमें सबसे पहले, तो देखो रुपए में पूछा है कि 195 की वैल्यू पूछी है, तो हमें सबसे पहले 1 रुपए की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1 रुपए में हमें कितने सेब मिल रहे हैं। तो हम उससे क्या निकाल लेंगे? 195 रुपए के निकाल लेंगे। समझ में आया? अगर यही पूछ लेता कि 10 किलोग्राम या 15 किलोग्राम सेब कितने रुपए में खरीदे जाएंगे, तब क्या हो जाता? तब हम 1 किलोग्राम की वैल्यू निकाल लेते। किसकी वैल्यू निकाल लेते? 1 किलोग्राम की। कि जैसे 4 किलोग्राम से 520 रुपए में है, तो 10 किलोग्राम कितने रुपए में होते? तो इससे हम 1 किलोग्राम का वैल्यू निकाल लेते और 10 का गुणा कर देते। समझ में आया? तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, 100 यानी 520 रुपए में 4 किलो की, 520 रुपए में 4 किलो सेब है। तो बताओ 1 रुपए में कितने किलोग्राम सेब होंगे? 4/520 किलोग्राम सेब होंगे कि नहीं होंगे? अब कह रहा है 195 रुपए में कितने सेब मिलेंगे? तो 195 रुपए में, 195 रुपए में कितने हो जाएंगे? 4/520 गुणे 195। समझ आया? चलो बस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 130 हो गया, और 13 से इसको काट दो, तो 13 एकम 13 और 6 बचा, 13 बचे 65। तो कितना बच गया? 5/15/10 बचा, यानी 1.5 किलोग्राम। कितना बचा? 1, यानी 195 रुपए में 1.5 किलो सेब क्या मिल जाएंगे? 1.5 किलो सेब मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, परेशानी, कोई समस्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 25 29 में कौन सी
सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त परिणाम 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम यही कह दें कि 9 में कौन सी ऐसी एक संख्या जोड़ दी जाए जो 5 से पूरी विभाजित हो जाए। बताओ 9 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर हम 9 में एक जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ आया? तो पता कैसे चला? जैसे 5 का भाग हमने 9 में दिया तो 5 एकम 5, 4 बचा कि नहीं बचा? यानी अब इस 4 में हम क्या जोड़ दें? ये 5 से कट जाए। तो 4 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 5 से कट जाएगा, तो 5 एकम 5, यानी हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? 5 में इस भाग जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें हमने क्या माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो क्या समझ में आया? तो 5 में 4 दिया 1 और 1 हमें जोड़ना पड़ेगा। समझ आया? कोई दिक्कत? चलो अब इस सवाल को लगाते हैं। तो ये सवाल कह रहा है कि 25, 29 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 21 का भाग दे दो 25, 29, 21 एकम 21, 4 बचा 2, 21 दूनी 42। समझ में आया? यहाँ से 9 बचा। अब 9 में क्या जोड़ दें? 9 में क्या जोड़ दें कि 21 से पूरा विभाजित हो जाए। बताओ 9 में क्या जोड़ दें? 9 में अगर हम 12 जोड़ देंगे, क्या जोड़ दें? 9 में अगर हम 12 जोड़ दें तो ये 21 हो जाएगा और 21 से पूरा कट जाएगा। यानी 25, 29 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? तो इसका सिंपल तरीका होता है कि जो बच रहा वो इस भाजक में डिवाइड कर दो। सॉरी, डिवाइड नहीं करना है, माइनस करना है। 21 में 9 गया 12, यानी 12 को क्या करना है? 12 जोड़ देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई समस्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 2 संख्याओं का मासा लासा क्रमशः दिया है, यानी मासा दिया है और लासा दिया हुआ है। मासा और लासा दिया हुआ है 50 और 250। यदि पहली संख्या 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 आता है, तो दूसरी संख्या बताओ। देखो सबसे अच्छा सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल है। इसमें देखो मासा दिया है यानी HCF दिया है। समझ में आया? HCF कितना है? 50 है। LCM कितना दिया है? 250 दिया है। अब कह रहा है जो पहली संख्या है उसको अगर 2 से विभाजित कर दें तो कितना बचता है भागफल। तो अब ये बताओ विभाज्यता का नियम क्या होता है? भाज्य बराबर, वही संख्या है ना, भाज्य बराबर भागफल गुणे शेषफल, सॉरी भागफल और गुणे भाजक और प्लस शेषफल। तो अब ये बताओ क्या शेषफल बच रहा है? तो शेषफल वहां पर 0 हो गया। तो भागफल कितना आता है? भागफल 50 आता है और भाजक कितना है? भाजक 2 से हम विभाजित कर रहे हैं तो 100 हो गया। यानी वह संख्या कितनी आ गई? 100 आ गई। यानी हमारी जो पहली संख्या है वो कितनी है? 100 है। अब हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या निकाल ली। तो क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर LCM 50 गुणे 250 बटे 100। ठीक, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, समझ आया? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है यदि 2 7 क्या कह रहा है? यदि 2 7 6 9 एवं x का औसत 8 है तो x का मान क्या था? समझ आया? हमें क्या कर रहा है? संख्याएं दी हुई हैं और औसत दिया हुआ है, बीच में x दे दिया है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल पद। क्या होता है? सभी संख्याओं का योग या सभी पदों का योग बटे कुल पद होता है। होता है कि नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? 2 + 7 + 6 + 9 + x। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, तो 5 से भाग दे दो, ये औसत हो जाएगा। औसत दिया कितना है हमें? 8 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? देखो 7 2 9 9 2 18 18 और 6 24 हो गया। कितना हो गया? 18 और 6 24, 24 + x और ये कितना हो जाएगा? 5 8 40 हो गया। कितना हो गया? 40। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी
24 को उस तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा और कितना आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि, क्या कह रहा है, कोई हमारे पास वस्तु है उसको बेचने पर हानि हुई है, होशियार था बेचने वाला इसीलिए हानि हो गई है, ठीक है, और विक्रय मूल्य की 1/3 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कहता है, विक्रय मूल्य की, यानी जो हमारी हानि है, क्या है, जो हमारी हानि है वो विक्रय मूल्य की कितनी है, विक्रय मूल्य की 1/3 है। जिस जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। कह रहा है विक्रय मूल्य की 1/3 है, ध्यान से समझना। अब हानि को कह रहा है विक्रय मूल्य की 1/3 है, विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो देखो हमें हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य, क्योंकि हानि या लाभ हमारे किस पर निकलते हैं, क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य और हानि भी चाहिए, क्रय मूल्य और हानि चाहिए। तो सबसे पहले हम हानि को निकाल लें, हानि के लिए हमारे पास विक्रय मूल्य नहीं है, तो हम एक ऐसी संख्या विक्रय मूल्य को मान लें जो 3 से आसानी से कट जाए। किससे कट जाए, 3 से आसानी से कट जाए, तो माना लेट, क्या मान लिया, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को हमने क्या मान लिया, विक्रय मूल्य को हमने 300 मान लिया। क्या मान लिया कि विक्रय मूल्य हमारा 300 रुपये है। आप 30 भी मान सकते हैं, हम 30 मान के भी अभी लगा देंगे, ठीक है। तो देखो हानि कितनी आ जाएगी, 300 गुणे 1/3, कितना आ गया, यानी हानि कितनी आ गई, 100 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की, 100 रुपए की हानि। तब जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होगा बताओ जल्दी से, जो विक्रय यानी जो क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, वही तो क्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 300 माना है, और प्लस हानि कितनी है, 100, तो बराबर 400 रुपये। यानी क्रय मूल्य था 400 रुपये और 300 रुपये में बेच दिया तो हानि हो गई 100 रुपये। बात समझ में आई कि नहीं है? तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, देखो हमें निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत के लिए करेंगे हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितनी की हुई है, 100 की हुई है, और क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 0 कैंसिल, और 4 से 100 कटेगा 25 बार, यानी 25% की हानि होगी। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हमने अभी विक्रय मूल्य 300 माना था, क्या माना था, 300 माना था। अब हम विक्रय मूल्य 30 मान के भी आपको बताए दे रहे हैं, विक्रय मूल्य 30 मान के बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हमने 300 इसलिए माना है ताकि 3 से आसानी से कट जाए। हम 100 भी मान सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा टफ हो जाता, क्या हो जाता, कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा टफ हो जाता। 100 भी मान के लगा सकते हैं और 30 मान के भी, मान लो हमने विक्रय मूल्य मान लिया, जैसे हानि है, देखो ध्यान से, हानि है वो विक्रय मूल्य की 1/3 है। तो अगर हमने विक्रय मूल्य कितना मान लिया, 30 मान लिया, तो कितना हो जाएगा, देखो 30/1/3 बराबर 3 से 3 कैंसिल, 10 रुपये, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो विक्रय मूल्य कितना है, 30 माना है, और क्रय मूल्य हानि कितनी है, 10 रुपये की, यानी 40 रुपये, यानी 40 रुपये की चीज हमने 30 रुपये में बेच दी, तभी तो 10 रुपये का घाटा हो गया। तो अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा, कितने की हानि हुई है और बटे कितने में, 40 में, यानी क्रय मूल्य, तो 40/10, और प्रतिशत लगाना है तो 100।
तो 0 से 0 कैंसिल, ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया 4। कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। कितना आ गया? 25। तो कुछ भी मान लो, आंसर आपका वही आना है। समझ में आया? 100 भी मानकर आप लगा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है एवं बी उसी काम को 32 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर उस काम के 3 गुने को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 32 दिन में करता है। तो बताओ एलसीएम लेंगे। एलसीएम जितना लेंगे वह होता है हमारा टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क। अब 16 दूनी 32, 2 बार में चला गया और 32 से कम 32, यानी ए एक दिन में 2 काम करता है। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई कि एक दिन में कितना काम करता है। तो ए एक दिन में 32 काम करता है, बी एक दिन में ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो जब एक दिन में 3 काम करते हैं तो टोटल वर्क का 3 गुना, यानी 32 का 3 गुना कितने दिन में करेंगे? 32 का 3 गुना ये लोग कर लेंगे 32 दिनों में। कितने दिन में? 32। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट। कोई समस्या? चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में कितना हो जाता है? 3700 रुपये हो जाता है। तो 3.5 वर्षों में 4000 रुपये हो जाती है। तो मूल क्या पूछ रहा है? मूल पूछ रहा है। देखो बिल्कुल आसान सा बताएंगे हम, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखो, चलो इस सवाल को लगाते हैं। ये हमारा मूलधन था पी, 3700 रुपये 2 वर्ष में। साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 3700 रुपये कुछ मूलधन था। 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 वर्ष में 3700 रुपये हो जाता है। फिर अगले इस 2 वर्ष के बाद अगले कितने 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है? 3.5 वर्ष में 3.5 वर्ष में 4000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4000। समझ आया? अब ये बताओ, इसके लिए तो ये तो मूलधन हो गया ना, तो ये बताओ इन दोनों का अंतर कितना? इन दोनों का अंतर हो गया 300 रुपये। और ये बताओ 1.5 वर्ष में हो गया ना, 2 वर्ष ये था और 3.5 वर्ष ये है, तो 1.5 वर्ष में कितना हो गया? 300 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1 वर्ष में हो जाएगा 150 रुपये। कितना हो गया? 1 वर्ष में 15 दूनी 30, 200 रुपये हो गया। 1 वर्ष में 200 रुपये हो गया पक्का। तो कह रहा है आगे क्या कह रहा है? तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? ये 2 वर्ष बाद ही तो हुआ है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2 वर्ष में हो जाएगा 400 रुपये। यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 1 वर्ष का ब्याज, 1.5 वर्ष का जो ब्याज था वो 300 रुपये था। ये ब्याज ही तो मिला। कितना ब्याज हुआ? 1.5 वर्ष का ब्याज 300 रुपये था, 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपये हो गया, तो 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये हो जाएगा। समझ आया? 2 वर्ष का अगर ब्याज 400 रुपये है तो 400 इसमें घटा दो, 400 रुपये ही तो बढ़ा, तो कितना निकाल आएगा? बताओ। 7 में 3 या 3, 3300 रुपये। कितना? 3300। ऑप्शन नंबर 4 इज द। कोई समस्या? कोई उत्तर? बताओ जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हमने किया क्या है? देखो ध्यान से। एक धनराशि कह रहा था, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 3.5 वर्ष में 4000 हो जाती है। तो मूलधन क्या है? तो देखो ये हमने मूलधन मान लिया, ये मूलधन है। 2 वर्ष में 3700 हो जाती है और 3.5 वर्ष में 4000 हो जाती है। अब ये बताओ इस धनराशि के लिए ये मूलधन हो गया, तो ब्याज कितना मिला? यानी 1.5 वर्ष में ब्याज मिल गया हमें, 1.5 वर्ष तो होगा, 1.5 वर्ष में ब्याज मिल गया 300 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज मिल जाएगा 200 रुपये, तो 2 वर्ष में ब्याज मिल जाएगा 400 रुपये। 2 वर्ष में क्यों निकाला? क्योंकि हमें 2 वर्ष की जरूरत। 2 वर्ष में अगर 400 रुपये है तो बताओ 3700 में
एक कमरे की विमाएं 13 × 9 है। इसके फर्श पर 12.40 यानी 12 रुपये 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च कितना हो। देखो इस तरह के सवाल बिल्कुल आसान होते हैं और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कह रहा एक कमरे की विमाएं, तो विमाएं कुछ भी मान लो, देखो कमरे की विमाएं हैं तो दरी हम फर्श में ही बिछाएंगे। अगर हम दरी फर्श में बिछाएंगे तो फर्श में लंबाई और चौड़ाई ही होगी कि नहीं होगी। बात समझ में आ गई। फर्श में क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी। और फर्श किस में बिछाएंगे, फर्श हम यानी दरी हम किस में बिछाएंगे, दरी हम उसके क्षेत्रफल पर ही तो बिछाएंगे फर्श के, या और कहीं बिछाएंगे। कहाँ बिछाएंगे, फर्श के क्षेत्रफल पर ही बिछाएंगे। तो हम क्या करें, इस जो कमरे की जो नीचे वाली फर्श है उसमें क्या करें, उसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है। क्या होता है, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर L × B होता है। यानी 13 × 9 हो गया, तो 13 × 9 117 कितना हो गया, क्षेत्रफल उसका आ गया 117 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है ये बताओ, अगर इसके प्रति वर्ग मीटर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 12.40 है, तो 117 की कितनी हो जाएगी, 117 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 117 × 12.40। समझ आया, 117 का 12.40 में गुणा कर लो। देखो गुणा करने का आसान तरीका बताएं, देखो अब 117 का गुणा इसमें करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा आसान तरीका होता है कि जैसे हमने 117 को 13 × 9 ही लिखे रहे, क्या लिखे रहे, 13 × 9। अब इस 13 × 9 में हमें किसका गुणा करना है, 12.40 का करना है। समझ आया, अब आसान हो जाएगा। देखो पहले 9 का गुणा इसमें कर लो, तो 9 × 4 = 36 और 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 21 और 9 × 1 = 9 तो 13, यानी कितना आ गया, 1 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव। अब 13 आ गया तो 13 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 13 × 78, 7 हासिल आ गई, 13 × 13 13 और 7, 13 7 हो जाएगा 20, हासिल लगाई 2, 13 × 13 13 तो 15, हासिल लगाइए 13 × 13 = 14 और ये 0 लगा दिए, कितना आ गया 1450.80। 1450.80। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी। तो अगर आप इसका गुणा इसमें करते तो थोड़ा टफ हो जाता, इससे अच्छा है कि आप इसका गुणा पहले एक बार कर लें, यानी छोटी संख्या बेस में कर लें, फिर एक छोटी संख्या, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे गुणा करने में आसानी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राजीव के पास 500 रुपए के 10 नोट हैं। कितने नोट हैं, 500 रुपए के 10 नोट हैं, 100 रुपए के 50 नोट हैं, 100 रुपए के 50 नोट हैं और 1000 रुपए के 3 नोट हैं। इसके पास 1000 रुपए के नोट कहाँ से आ गए, भाई साहब 1000 रुपए के नोट बंद हो चुके हैं, मोदी जी को इन्फॉर्म कीजिए ताकि इस ईडी और सीबीआई भेज करके इनकम टैक्स की रेड पड़वा करके इससे पता लगाया जाए कि इसके पास 1000 रुपए के नोट कहाँ से है। ठीक है, ये करप्ट व्यक्ति है। तो राजीव के पास 1000 रुपए के कितने नोट हैं, 3 नोट हैं। अब राजीव के पास कुल कितने रुपए हैं कह रहे हैं, ध्यान से देखो, इससे कच्चा सवाल कोई होगा ही नहीं। कह रहे 500 रुपए के 10 नोट हैं, ये 500 रुपए के अगर 10 नोट हैं तो 500 का गुणा कर दो, यानी कितने हो गए 5000 रुपए होंगे कि नहीं होंगे। 100 रुपए के 50 नोट हैं, 100 रुपए के 50 नोट हैं, सॉरी 50 नोट हैं, कितने रुपए के 100 रुपए के, तो ये भी 5000 रुपए हो गए कि नहीं हो गए। अब कह रहा 1000 रुपए के 3 नोट हैं, 1000 रुपए के 3 नोट हैं, तो कितने हो गए 3000 रुपए ये हो गए। तो बताओ टोटल कितने हो गए, 5 5 10 12 3 13,000 रुपए। यानी राजीव के पास टोटल कितने रुपए हैं, 13,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। अगला क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सरल करो, तो सरल करो, बिल्कुल सरल करने का मतलब ये सरल करो, ठीक है, यानी इसको तोड़ो। तो आप देखो सरल करने का तरीका क्या होता है, रूल होता है बोर्ड मास रूल। क्या होता है, बोर्ड मास रूल। हमेशा इस रूल का ही फॉलो करें तो अच्छा रहेगा, ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम हल करते हैं ब्रैकेट को। किसको हल
उसके बाद ऑफ को, ठीक है, फिर डिवाइड को, फिर हल करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर हल करते हैं ऐड, और फिर हल करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यदि सवाल में ऑफ लगा है तो पहले हम ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो पहले ऑफ को हल करेंगे। अगर कहीं गुणा लगा है और ऑफ लगा है तो पहले ऑफ वाले को हल करेंगे, गुणा वाले को बाद में हल करेंगे। समझ में आया? तो अब देखो 24 को हल करना है। सबसे पहले हमें किसको हल करना है? ब्रैकेट को। तो 24 डिवाइडेड बाई 5 में 1 गया 4 और प्लस 8, 4 8 4 6 24 और प्लस 8 बराबर 8 6 14। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है? एक कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। तो लड़कियों की संख्या बताइए। इधर देखो एक सवाल में बॉयज एंड गर्ल कितने हैं? बॉयज एंड गर्ल हैं 4:3 है, यानी टोटल कितने हो गए? 7। 7 की वैल्यू दी है 350 है। टोटल विद्यार्थी 350 में तो हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 की वैल्यू हो गई 7 × 35 50। तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ 4 × 50 कर लो, तो 4 पंचे 20 यानी 200, और इसमें 50 का गुणा कर दो तो कितनी हो जाएगी? बताओ 5 × 15 यानी 150। ये यानी लड़कियों की संख्या 150 है और लड़कों की संख्या 200। हमसे पूछा गया है लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़कियों की संख्या 150। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? अगला सवाल लगाएं। नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। सवाल है 2205 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए? ठीक है, क्या कह रहा है? 2205 में हम किस संख्या से भाग देते हैं जिससे वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी जो संख्या आए वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह से, ठीक है, और गलत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ध्यान से सुनो, 2205 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए? तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? गुणनखंड। तो 2205 का हमें क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। याद रखना 5 है लास्ट में, 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 2 बचा, 5 चौको 20, 5 एकम 5। अब ये बताओ ये किससे कट जाएगा? ये है 21 का। 21 का मल्टीपल क्या है? 21 का मल्टीपल है, यानी 21 का गुणा 21 में करोगे तो क्या आएगा? 441, यानी 21 तुम्हारा 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा। काटो, 3 एकम 3 और 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से कट जाएगा, कितना आएगा बताओ? 3 चौको 12, 2 बचा, 3 9 27। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये बताओ 3 का पेयर बन रहा है और 7 का पेयर बन रहा है। 3 और 7 के पेयर बन रहे हैं जबकि 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब यही है कि अगर हम इस संख्या में 5 का भाग दे दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग होगी। क्या होगी? वह पूर्ण वर्ग होगी। जैसे 7 सत्ते 49, अगर 49 का मल्टीप्लाई हम किससे कर दें? 9 से कर दें, तो नहीं 81, 8 से लगाई और 9 जो 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा? 444। समझ में आया? यानी 444 गुणे 5 क्या है? 444 गुणे 5, यानी 441 गुणे 5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2205 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2205 आ जाएगा। यानी अगर हम इसमें 5 से भाग दे दें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 441 बचेगा। और ये 441 किसका पूर्ण वर्ग है? ये 21 का पूर्ण वर्ग है। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है, मासा इतना दिया है, लासा ज्ञात करना है। तो भैया इससे सरल सवाल दुनिया में नहीं होगा। तो देखो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट इंटू सेकेंड का गुणनफल कितना दिया है? 1260, और होता क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। सबसे आसान है, कह रहा है एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6 बराबर एलसीएम। तो 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 210 इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर 3। समझ आया? क्या क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कह रहे इसको हल करके x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ध्यान से देखो, जब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, इससे दशमलव हटाओ, यहाँ नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? इस 169 से 169 कैंसिल हो गया, कितना बचा? यहाँ 100 बच गया। बचा कि नहीं बचा? अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? जब x, ये देखो जितना भी x के साथ होगा वो बटे में चला जाएगा और ये 169 ऊपर रहेगा, तो 169 बटे 1000। बात समझ में आई कि नहीं है? 169 बटे 1000, 3 जीरो आएंगे यहाँ, तो यहाँ 10, क्योंकि 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अब इधर देखो, जब 10,000 का भाग 169 में देंगे तो 4 अंक बाद दशमलव आएगा, तो अभी 3 अंक है, देखो 1 2 3 और 0, 4 अंक हो गए, दशमलव यहाँ लगा दो 0। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सवालों में हर कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है, कंपटीशन के ज़्यादातर सवालों में पूछा जाता है, एग्जामों में पूछा जाता है ये सवाल। और इस सवाल का बिल्कुल आसान तरीका क्या है हम आज बता रहे हैं आपको, बिल्कुल। इधर देखो, कह रहा है 12 एवं 30 के तृतीय समानुपाती। क्या? तृतीय समानुपाती एवं 9 और 25 के बीच का मध्य मध्य समानुपाती निकालना है। अब कह रहा है अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें तृतीय समानुपातिक पता होना चाहिए और मध्य समानुपातिक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तृतीय और मध्य समानुपातिक पता होना चाहिए। तो देखो, जैसे फर्स्ट अनुपातिक, सेकेंड, ठीक है, समानुपातिक, थर्ड समानुपातिक, अनुपात फोर्थ, ये है। हमेशा याद रखना, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है और इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, याद रहेगा। सेकेंड का थर्ड से होता है और फर्स्ट का फोर्थ से होता है। बस आपका खेल यहीं खत्म हो गया। खेल खत्म नहीं, खेल अब शुरू हुआ है। अब इधर देखो क्या कर रहा है, 12 एवं 30 के तृतीय समानुपाती। तो जो हम मानते हैं ना उसको उसी की जगह रख देते हैं, जो हम मानेंगे उसको उसी की तरह मान लिया। जो हमारा तृतीय समानुपाती है, लेट जो हमारा तृतीय समानुपातिक है वो x है। क्या है? तृतीय समानुपाती x है। तो जब हम तृतीय समानुपातिक माना है तो तृतीय समानुपातिक यही आएगा। देखो 12 13 और x, जहां जिसको मानते हैं उसको उसी जगह पर रख देते हैं। माना जो हमारा मध्य समानुपाती है वो भी x है, मान लिए वो संख्या क्या है? x है। तो जब मध्य अनुपाती x को मानेंगे तो क्या रखेंगे? देखो 12 और, अच्छा यहाँ 12 और 30 है, ठीक है, 12 और 30 है। और यहाँ क्या है? 9 और 25 है। क्या है? 9 और 25 का मध्य अनुपाती क्या मान लिया हमने? x मान लिया, तो इसको हम बीच में ही रखें। 12 और 30 के तृतीय समानुपाती को हमने x माना तो हमने तीसरी जगह ही रख दिया, और 9 और 25 के मध्य समानुपाती को हमने बीच में रख दिया। समझ में आया? अब क्या करेंगे वो देखो, पहले हम इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे और बाद में हम इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे। पहले हम इन दोनों संख्याओं को लेंगे और बाद में हम इन दोनों संख्याओं को लेंगे। तो देखो 12 अनुपाती 30 इक्वल टू 30 अनुपाती x। अभी हमने बताया इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो और इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो ये हो जाएगा 12x बराबर 3 3 9, 900 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया बताओ? x बराबर हो जाएगा 12 सत्ते 84। कितना होगा? 12 सत्ते 84 और यहाँ 6 बचा और 12 पंचे 60। कितना आ गया? 75 आ गया। समझ आया? कितना आया? x की वैल्यू आ गई 75, यानी तृतीय समानुपातिक कितना निकाला है? 75 निकाला है। अब हमें निकालना है मध्य समानुपातिक। तो मध्य समानुपातिक के लिए लिखेंगे 9 अनुपाते x बराबर x अनुपाते 25। तो अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 बड़े 25। तब
अब ये बताओ, इससे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 3 गुणे 5 कितना आ गया, 15 आ गया, पक्का 15 है। अब हमें कितना निकालना है, तृतीय समानुपातिक और मध्य समानुपातिक में अनुपात निकालना है। तृतीय समानुपातिक कितना, 75, मध्य समानुपातिक कितना निकला है, 15, तो 15 बना 75, यानी 5 अनुपातिक, क्या लिखते हैं, 5 अनुपातिक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और आप लोग गलती क्या करते हैं, गलतियां यहाँ ये होती हैं कि जल्दबाजी में हम 1:5 मार के चले जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इज द गलत है। ठीक है, क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, चलो आगे बढ़े, अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है एक काम को 80 दिन में कर सकता है। उसने 20 दिन काम किया एवं उसके बाद एक काम को 80 दिन में कर सकता है। उसने 20 दिन काम किया एवं इसके बाद बी ने अकेले शेष काम को 42 दिनों में पूरा किया। बी कितने दिनों में पूरा काम समाप्त करेगा? तो देखो समझ आया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 80 दिन में करता है, ए एक काम को 80 दिन में करता है, उसने 20 दिन काम किया। तो ये बताओ एक काम को 80 दिन में करता है, मान लीजिए जो टोटल वर्क है, जो हमारा टोटल वर्क है वो 1 है। भाई कोई एक काम होगा तो 1 ही हो गया, तो 80 दिन में काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? ठीक है, 1 दिन में कितना करेगा? तो 1 दिन में जो काम करेगा, इधर देखो, 1 दिन में वो काम करेगा 1/80। समझ में आया कि नहीं आया? 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/80 काम करेगा। उसने 20 दिन काम किया है, कितने दिन? उसने 20 दिन काम किया है, तो 20/80 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 1/4, यानी उसने काम का 1/4 20 दिन में खत्म कर लिया। कितना खत्म कर लिया? काम का 1/4 20 दिन में खत्म कर लिया। काम था 1, अब बात रिमेनिंग वर्क कितना बचा? काम बचा 3/4, 1 में से 1/4 उसने 20 दिन में खत्म कर लिया, तो 3/4 काम बचा। अब ये 3/4 काम जो बी है, बी ने इस 3/4 काम को कितने दिन में कर लिया? 42 दिन में। तो एक काम को कितने दिन में करेगा बताओ? 42 गुणे 4/3, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 चौको 56, यानी इस पूरे काम को कितने दिन में, यानी इस पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा? 56 दिन में। 3/4 काम को 42 दिन में किया, तो पूरा काम 56 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा? 56 दिन में कर लेगा। समझ आया? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यही पूछ रहा था बी कितने दिनों में पूरा काम करेगा। तो बी कितने दिन में, जब 3/4 काम 42 दिन में कर रहा है और 1 ही तो टोटल काम है, तो टोटल काम कितने दिन में कर लिया? 56 दिन में कर लिया। कोई दिक्कत परेशानी? तो उधर सवाल नंबर 18 कह रहा है 125 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलो। देखो ध्यान देना, सबसे आसान तरीका है कि जब हमें इसको छोटी वैल्यू में हम किससे गुणा करते हैं? 5/18 या 18/5, 5/18 या 18/5। अब हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि हम 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें। तो देखो बस एक ट्रिक हमेशा याद रखना कि अगर बड़े में चेंज करना हो तो बड़ी वैल्यू से गुणा कर दो, और छोटे में चेंज करना हो तो छोटी वैल्यू से गुणा कर दो, बस। अब 5/18 क्या है? छोटा है, और 5/18 क्या है? छोटा है, और 18/5 क्या है? बड़ा है। अब ये बताओ मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है कि नहीं होता? और हमें बदलना किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी बड़े में बदलना है। तो 125 गुणे 18/5। समझ आया? 5 से काटो, 5 गुना 10, 25, कितना आ गया? अब 25, 5 गुना 10, 2 बचा, 25। अब 25 का गुणा 18 निकल, तो 18 पंचे 90, 9, 18 दूनी 36, 36 9 45, 450।
आसान। देखो ये हमारी इसकी परिधि हो गई, वृत्ताकार पार्ट की परिधि हो गई। परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू है 440 मीटर। तो ये बताओ 2 पाई आर की वैल्यू है 440, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 440। देखो कितनी बार में कट जाएगा? 22 दूना 44, 20 बचा और यहाँ से 10 बचा और आर बराबर कितना आ गया? 70 आ गया। कितना आ गया? आर बराबर 70 आ गया। हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7। समझ आया? 70 इंटू 70। तो 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया? 22 मल्टीप्लाई बाई 70 गुणे 10। गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15 और 2 जीरो। क्या आ गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 15,400 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? चलो सवाल नंबर 20 करते हैं। सवाल नंबर 20 कह रहा है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों इतने से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, जब कोई अंक पुनः नहीं आए तो अंतर ज्ञात करो। यानी इन संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है और इनका क्या करना है? अंतर निकालना है। तो बताओ संख्याएं दी हुई हैं, तो संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अवरोही क्रम में लिख लो, यानी बड़े से छोटे क्रम में। तो 9 7 6 3 0। याद रखना आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए लिखते हैं, लेकिन अगर संख्याओं में 0 हो तो 0 पहले नहीं लिखते हैं। क्योंकि अगर ये बताओ अगर हमने 0 और 1 लिख दिया तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी ना, 0 नहीं काउंट होगा। लेकिन अगर 1 0 लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। समझ में आया? तो हमें 0 को क्या करना है? इंक्लूड करना है अपनी संख्याओं में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, फिर 0। अब आरोही क्रम में लिख दो तो कितना हो जाएगा? 6 7 9। अब अंतर निकाल लो, कितना हो गया? 10 में 9 गया 1, 12 में 7 गया 5 और 15 में 6 गया 9, 6 और 9 में 6 कितना आ गया? 66,951। 66,951, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? चलो अगला सवाल लगाएं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? सरल करो। ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करनी है। देखो अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि हमें बोर्ड मास रूल से ही लगाना पड़ेगा। बोर्ड मास रूल क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट हल करो, फिर ऑफ हल करो, फिर डिवाइड करो, फिर ठीक है। यानी बोर्ड मास रूल से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? बोर्ड मास रूल से। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्ट। समझ में आया? ये कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 30 और 1 31, 31/2। समझ आया? 31/2 माइनस। अब यहाँ से ध्यान दो तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और इस 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया आपका 3/2 और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? 7 और मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। 4 एकम 4 3 7, 7/4 तो 4/7 हो जाएगा। समझ आया? और गुणे 2। तो अब ये बताओ इससे ये कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 31/2 माइनस 3/2 प्लस यहाँ क्या बचा? 4 बचा कि नहीं बचा? और ये मल्टीप्लाई बाई 2। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? चलो आगे लगाते हैं। देखो 31/2 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? अब इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लिया हमने 2 का, पहले गुणा नहीं करेंगे, अभी हमने ब्रैकेट को, ये छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हुआ है, अभी बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, पता चले गुणा कर दो। ठीक है, तो अब इधर देखो पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 2 का एलसीएम लिया 3 प्लस 4 दूनी 8, अब गुणे 2 हो गया। तो अब इधर देखो 31/2 माइनस 8 3 13/2, अब गुणा कर देंगे 2 का तो ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा? 31/2 क्या बच जाएगा? 31/2 माइनस 11। तो 11 का एलसीएम ले लो। ठीक है, क्या ले लिया हमने? 2 का एलसीएम ले लिया। यहाँ आ गया 31, यहाँ आ गया 13 दूनी 22, क्या आ जाएगा? 31 में 22 घटाओ तो 9/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9/2। तो आंसर हमारा यही सही हो जाएगा, 9/2।
ऑप्शन नहीं नोट कर पाए हैं, ऑप्शन नंबर 3 में 9/3 तो दिया है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक यात्री जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी, ठीक है, जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, तो मालगाड़ी की चाल बताइए। क्या कह रहा है, मालगाड़ी की चाल बताइए। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना है, एक तरफ लिख लो यात्री गाड़ी, क्या लिख लो, एक तरफ हमने लिख लिया यात्री गाड़ी और दूसरी तरफ लिख लिया हमने मालगाड़ी। क्या लिखा, एक तरफ हमने लिखा यात्री गाड़ी, दूसरी तरफ मालगाड़ी। यात्री गाड़ी की स्पीड क्या है, स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटे चली, गाड़ी के 6 घंटे बाद चलने के 4 घंटों में मालगाड़ी क्या हो गई, आगे निकल गई। यानी 4 घंटे, मालगाड़ी 6 घंटे चली और 4 घंटे बाद क्या हो गई, यानी ये 4 घंटे चली। कितने घंटे चली, जो यात्री गाड़ी है वो 4 घंटे चली है। कितने घंटे, 4 घंटे। समझ में आया। अब हमें कह रहा है तो मालगाड़ी कितनी चली होगी बताओ, 6 घंटे पहले निकल गई थी, ये 6 घंटे पहले निकल गई थी और 4 घंटे बाद जाके हुई है, समय कितना हो गया, 10 घंटे। हो गया कि नहीं हो गया बताओ। मालगाड़ी 6 घंटे पहले निकल गई थी और यात्री गाड़ी को 4 घंटे और लगे, यानी मालगाड़ी टोटल 10 घंटे चली। कितने घंटे चली, 10 घंटे चली। अब हमें दूरी ही तो चाहिए निकालने के लिए, मालगाड़ी की चाल हमें से पूछ रहा है, तो अगर हमें दूरी नहीं मिल जाए, क्या निकल जाए, यानी डिस्टेंस कितनी चली इन दोनों ने, डिस्टेंस मिल जाए तो हम भी निकाल लेंगे, यानी स्पीड निकाल लेंगे, उसकी निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे बताओ। तब ये बताओ, ये स्पीड है। अब ये बताओ, दोनों गाड़ियों में दूरी तो बराबर ही चली होगी, दोनों की दूरी बराबर होगी, जितना उसमें चली उतनी उसमें चली। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या निकाल लें, डिस्टेंस निकाल लें। तो डिस्टेंस बराबर होता है 4 बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर 4 बटे समय, यानी 80 गुणे 4, 4 अट्ठे 32, यानी इतने किलोमीटर की दूरी थी। तो अब इससे निकालो दूरी कितनी आ गई, तो स्पीड निकालो, स्पीड बराबर d/t, तो d कितना है 320 और 10, यानी जो मालगाड़ी है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी। अभी देखो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, और ये हमारा आज का रहेगा लास्ट सवाल। लास्ट सवाल क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को क्या किया गया, साथ में रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। तो देखो 2 घन क्या हैं, ये हमारे 2 प्यारे प्यारे घन हैं। एक घन ये है, समझ में आया, एक घन ये, और इसी के पैरेलल एक घन और रख दिया गया, इसी के पैरेलल एक घन और रख दिया गया। ये एक घन हमने और रख दिया, समझ। इन 2 घनों को हमने जोड़ करके रख दिया है, जिसमें इसकी भी 10 है और इसकी भी 10 है। तो बताओ ये 10 और 10 20 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पक्का 20 हो जाएगी। लेकिन ये बताओ इसकी जो हाइट है वो तो 10 ही रहेगी ना, हाइट कितनी रहेगी, 10 रहेगी। इसकी जो हाइट है वो 10 रहेगी और ये भी 10 रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। यानी जो घन है, घन की लंबाई भी तो बढ़ेगी, तो घनाभ हो गया, क्या हो गया, ये हो गया हमारा घनाभ। तो घनाभ की अब लंबाई बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी। तो अब बताओ घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है L गुणे B गुणे H, यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल। तो बताओ 20 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। अब मात्रा क्या दिया है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई समस्या, कोई उत्तर बताओ, न समझ में आया तो बताओ। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में खत्म होगा। अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक
शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। समझ में आया? जय हिंद।